नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यह एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहां राजवीर नाम का एक युवक रहता था। वह एक सरकारी विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत था। राजवीर के अलावा उसके परिवार में उसके माता पिता थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बावजूद राजवीर ने मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। वहीं प्रदेश के एक शहर में प्रिया नामक लड़की रहती थी। प्रिया पढ़ाई में काफी होशियार और समझदार थी। उसके माता पिता ने प्रिया से कहा कि वह राजवीर से शादी कर ले, क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी था और उसका भविष्य सुरक्षित था। वे चाहते थे कि शादी के बाद भी प्रिया अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब प्रिया राजवीर से मिली, उसने साफ कहा कि वह शादी के बाद घर के कामकाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी। राजवीर ने यह सुनकर उसे सहमति दे दी। प्रिया की सुंदरता और समझदारी देखकर राजवीर उसके सामने पिघल गया। इस तरह दोनों ने समझदारी और प्यार के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की। राजवीर कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे मना नहीं करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। शादी के बाद प्रिया शहर छोड़कर राजवीर के गांव चली आती है और वहीं रहने लगती है। लेकिन जैसे ही प्रिया राजवीर के घर आती है, उसके ससुराल वाले राजवीर के माता पिता उसे पढ़ाई करने से रोकते हैं। वे कहते हैं, तुम अब पढ़ लिख कर क्या करोगी, शादी तो हो गई है, कुछ ही समय में बच्चे भी होंगे, अब तुम्हें घर और परिवार पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई छोड़ दो और घर के काम पर ध्यान दो। लेकिन प्रिया नहीं मानती। वह कहती है, नहीं, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, घर के कामकाज में कभी मेरी पढ़ाई बाधा नहीं बनेगी। सबसे पहले मैं घर के काम करूंगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई करूंगी। राजवीर के ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। इसके बावजूद वह प्रिया को बार बार टॉर्चर करते रहते थे। राजवीर सरकारी नौकरी करता था। वह सुबह 8 बजे काम के लिए घर से निकल जाता और रात 7-8 बजे लौटता। उसकी नौकरी शहर में थी, लेकिन घर गांव में था, इसलिए प्रिया को घर के माहौल और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाना पड़ता था। राजवीर रोज गांव से शहर तक अप डाउन करता था। वो शाम को घर लौटता, लेकिन इस बीच प्रिया और उसके ससुराल वालों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। प्रिया पढ़ाई करती थी और काम भी संभालती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले पढ़ाई के लिए उसे लगातार रोकते रहते थे। वे बार बार ताने देते, तुम पढ़ाई करके अब क्या बनोगी, अब क्या कलेक्टर बन जाओगी। ऐसे ताने प्रिया के दिमाग में बैठ जाते और धीरे धीरे वो मानसिक तौर पर परेशान होने लगती। प्रिया ने सोचा कि राजवीर के घर में कौन कौन रहता होगा। उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट रॉकी को आदेश दिया कि वो राजवीर के घर जाकर पता लगाए। रॉकी राजवीर के घर पहुंचता है और देखता है कि राजवीर अकेले ही कमरे में रह रहा है। उसके साथ कोई नहीं है, न उसके माता पिता, न भाई बहन, न बीवी या बच्चे। रॉकी ये जानकारी प्रिया को देता है। प्रिया को ये सुनकर शक होता है कि शायद राजवीर अभी तक अकेला ही रह रहा है और शादी नहीं हुई। एक दिन प्रिया ऑफिस में एक पुराना अधिकारी नितिन से परिचित होती है। नितिन 2 नंबर के काम करता था और उसके पास सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करके पैसा कमाने का तरीका था। वो फर्जी टेंडर और जमीनों के जरिए मोटी रकम वसूलता था। लगभग 7-8 साल से ये धंधा चल रहा था और आए दिन नए अधिकारी भी उसके साथ हिस्सेदारी करते रहते थे। कोई भी उसकी गतिविधियों में दखल नहीं देता था। लेकिन प्रिया अलग थी। वो गरीबों और आम जनता की भलाई के लिए आई थी। उसने तय किया कि वो नितिन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। प्रिया ने तय किया कि नितिन के भ्रष्ट धंधे को रोकना ही होगा। उसने नितिन की सारी साजिशों को बेनकाब कर दिया। अब कोई भी कागजात या फर्जी टेंडर बिना प्रिया की अनुमति के आगे नहीं बढ़ते। नितिन गुस्से में था। अगले दिन ऑफिस आते ही वो प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और पीछे पीछे गालियां देने लगता है। राजवीर ये सब चुपचाप देख रहा था। पहले वो अनसुना करता रहा, लेकिन जब बात हद से बाहर हो गई तो उसने नितिन को पकड़कर जोर से धक्का दिया और गुस्से में कहा, अगर आज के बाद तुमने प्रिया मैम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखकर स्टाफ के लोग हैरान रह गए। अफवाहें उड़ने लगी कि आखिर राजवीर और प्रिया के बीच क्या रिश्ता है। जब ये बात प्रिया तक पहुंची, उसने तुरंत रॉकी को बुलाया और कहा, जल्दी जाओ, राजवीर को बुलाओ। जब राजवीर प्रिया के ऑफिस में आया तो प्रिया उसे गुस्से में डांटती है, तुमने नितिन को क्यों मारा? तुम्हें पता है कि पूरे ऑफिस में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। सबको लग रहा है कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। लेकिन राजवीर चुपचाप खड़ा रहता है। प्रिया उसे काफी देर तक डांटती रहती है। अंत में राजवीर केवल एक ही बात कहता है और ऑफिस से बाहर चला जाता। राजवीर ऑफिस से जाते हुए कहता है, मेरे घर और मेरी जिंदगी से तुम जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी हो। तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई नहीं करूं तो तुम मुझे इस ऑफिस से निकाल सकती हो। इतना कहकर राजवीर ऑफिस से चला जाता है। प्रिया सोच में पड़ जाती है।
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है, अगर उस दिन तलाक के वक्त मैंने अलग फैसला लिया होता तो शायद आज हम अलग नहीं होते। प्रिया अपने आंसू पोंछती है और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर फिर से काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे रॉकी प्रिया के ऑफिस में आता है और कहता है, मैम, हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, इसके लिए हमें आज ही सारी तैयारियां करनी होंगी। प्रिया तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो खुद बाहर जाकर पूरे रोड का दौरा करती है और हर चीज की निगरानी करती है ताकि अगले दिन कोई भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन दोपहर 2 बजे जब वो ऑफिस लौटती है तो पूछती है, आज राजवीर कहाँ है? रॉकी थोड़ा असमंजस में कहता है, मैम, राजवीर तो आज ऑफिस आया ही नहीं। प्रिया चौंक जाती है। राजवीर आज ऑफिस क्यों नहीं आया? वो तुरंत रॉकी को कहती है। रॉकी ऑफिस का सारा स्टाफ लगाकर राजवीर के घर की तरफ निकल पड़ता है। राजवीर के घर पहुंचकर रॉकी देखता है कि वो घर पर नहीं है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं, राजवीर किसी अस्पताल में भर्ती है। सुना है उसके साथ मारपीट हुई और किसी ने उसे मारने की कोशिश की। रॉकी तुरंत प्रिया को फोन करता है और कहता है, प्रिया मैम, राजवीर के साथ कातिलाना हमला हुआ है और वो अस्पताल में है। राजवीर इस समय गंभीर रूप से घायल है और सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रिया को यह खबर मिलती है, वो रात 8 बजे अपने ड्राइवर को बुलाकर तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रिया देखती है कि राजवीर खून से लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। उसकी इस हालत को देखकर प्रिया की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वो आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ जाती है और चुपचाप रोने लगती है। प्रिया भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, किसी भी तरह से राजवीर जल्द ठीक हो जाए। पूरी रात बीत जाती है। सुबह लगभग 6-7 बजे प्रिया को झपकी आ जाती है और वो वहीं बेंच पर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखा कि सुबह के 11 बज चुके हैं। तभी रॉकी का फोन आता है। रॉकी कहता है, मैम, आप आज ऑफिस नहीं आएंगी? आपको पता है कि 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। प्रिया जवाब देती है, नहीं रॉकी, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। राजवीर की हालत बहुत खराब है और मुझे यहीं रहना जरूरी है। रॉकी थोड़ा चिंतित होकर कहता है, लेकिन मैम, अगर आप नहीं आएंगी तो कैबिनेट मंत्री नाराज हो जाएंगे। आपका वहां रहना बहुत जरूरी है। प्रिया गहरी सांस लेती है और सोचती है कि जीवन में कभी कभी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना ही सबसे कठिन काम होता है। रॉकी चिंतित होकर कहता है, मैम, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री के सामने आपकी गैर मौजूदगी बड़ी भूल होगी। लेकिन प्रिया दृढ़ता से जवाब देती है, नहीं रॉकी, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें ही सब संभालना होगा। मंत्री जी को बता देना कि मैं किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक काम में व्यस्त हूं। इसके बाद प्रिया फिर से आईसीयू के बाहर बैठ जाती है और राजवीर के होश में आने का इंतजार करने लगती है। वो भगवान से उसकी जल्दी से ठीक होने की दुआएं करती है। शाम लगभग 5:30 बजे आईसीयू के बाहर डॉक्टर निकलते हैं और प्रिया से कहते हैं, आप अब उससे जाकर मिल सकती हैं। प्रिया भागते हुए आईसीयू के अंदर जाती है और राजवीर को देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठकर उसका ध्यान रखने लगती है। थोड़ी देर बाद रॉकी का फोन आता है। वो कहता है, मैम, कैबिनेट मंत्री जा चुके हैं। वो काफी गुस्से में थे और कह रहे थे कि आज वरिष्ठ अधिकारी का यहां आना बहुत जरूरी था। प्रिया शांत होकर जवाब देती है, रॉकी, कोई बात नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए तो उन्हें होने दो। ये मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपने परिवार को नौकरी से पहले रखती हूं। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। ये कहकर प्रिया फोन काट देती है। फिर वो सभी डॉक्टरों को बुलाती है और कहती है, राजवीर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं घर जा रही हूं, लेकिन कल ऑफिस ज्वाइन करूंगी। क्योंकि वो कलेक्टर थी, इसलिए सभी डॉक्टर उसकी बात मानते हैं और आश्वस्त करते हैं, मैम, आप घर चली जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजवीर हमारा पर्सनल पेशेंट है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और ठीक होने के बाद घर भी भेज देंगे। डॉक्टरों की बात सुनकर प्रिया घर चली जाती है। अगले दिन वो ऑफिस ज्वाइन करती है। ऑफिस में काफी काम होता है क्योंकि वो कई दिनों से अनुपस्थित थी। अगले 2-3 दिन तक प्रिया बेहद व्यस्त रहती है, इसलिए उसका ध्यान राजवीर की ओर नहीं जा पाता। 3 दिन बाद जब ऑफिस का काम थोड़ा कम हो जाता है तो शाम को प्रिया ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, हमें राजवीर के घर जाना है। रॉकी और ड्राइवर के साथ प्रिया राजवीर के घर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि राजवीर एक छोटे से कमरे में बेड पर लेटा हुआ है। पास की टेबल पर दवाइयां रखी हैं। ये देखकर प्रिया की आंखें भर आती हैं। राजवीर के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। दुश्मनों ने उसे कई जगह चोट पहुंचाई थी।
प्रिया धीरे धीरे उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठती है और पूछती है, तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ? राजवीर और प्रिया काफी देर तक बातें करते हैं। फिर प्रिया पूछती है, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? माँ बाप कहाँ हैं? भाई बहन कहाँ हैं? बीवी और बच्चे कहाँ हैं? राजवीर शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए बीवी और बच्चे भी नहीं हैं। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत और मजबूती देखकर मैं सच में हैरान हूं। राजवीर धीरे से पूछता है, और तुमने शादी कर ली? प्रिया सिर झुकाकर कहती है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। राजवीर ये सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है, क्यों? प्रिया गहरी सांस लेती है और बताती है, मैं तो तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहती थी ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। तुम सुबह चले जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन पूरे दिन मुझे ताने सुनने को मिलते थे। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, इसलिए मजबूरी में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आगे कहती है, तुमने जो मुझे तलाक के पेपर भेजे थे, मैंने उन पर साइन नहीं किए। मैंने उन्हें अपने पास रख लिया था। मेरे पिताजी और माँ बाप ने बहुत समझाया कि साइन कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तभी राजवीर से और उसके परिवार वालों से मिलूंगी। राजवीर ये सुनकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहता है, तुमने अच्छा किया कि पेपर पर साइन नहीं किए। अगर तुमने साइन कर दिए होते तो हो सकता था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी कहीं और करा देते। प्रिया धीरे से कहती है, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। राजवीर नम आंखों से कहता है, मुझे बताओ प्रिया, मैं क्या करता? एक तरफ मेरे माँ बाप थे और दूसरी तरफ तुम। मैं किसको चुनता? हालांकि मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज रोज घर में लड़ाई हो और तुम्हें परेशानी भुगतनी पड़े। राजवीर सॉफ्टली कहता है, इस वजह से मैंने भी तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग होकर सुखी जीवन बिताओ। दोनों भावुक होकर रोने लगते हैं और फिर गले लगाते हैं। थोड़ी देर के गले लगाने के बाद प्रिया रूम से बाहर आती है। बाहर आते ही वो देखती है कि रॉकी और ड्राइवर कार में बैठे उसे इंतजार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएगी। प्रिया रॉकी को बुलाती है और कहती है, मैं आज वापस नहीं आऊंगी, कल मैं ऑफिस में तुमसे मिलूंगी, तुम लोग घर निकल जाओ। रॉकी अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अजीब बात है, मैम आज राजवीर के पास क्यों रुक रही हैं? इन दोनों का क्या रिश्ता है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता और ड्राइवर के साथ घर लौट जाता है। इस बीच प्रिया और राजवीर रात में एक साथ रहते हैं। वे एक दूसरे के मन की बातें साझा करते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। अगले दिन जब प्रिया ऑफिस पहुंचती है तो रॉकी उसकी तरफ संदेह की नज़रों से देखने लगता है। उसे पता था कि प्रिया ने रात राजवीर के पास अकेली बिताई थी। प्रिया रॉकी को बुलाती है और स्पष्ट करती है, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। हालांकि तलाक हो चुका था, लेकिन मैंने तलाकनामे पर साइन नहीं किए, इसलिए वो अभी भी मेरे पति हैं। ये बात मैंने आप सभी से इसलिए छुपाई थी। प्रिया ऑफिस में ये बात छुपा कर रखती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह की अफवाहें फैले। जब रॉकी को सारी बातें पता चलती हैं, वो भावुक हो जाता है और कहता है, मैम सॉरी, मुझसे गलती हुई। मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सोच सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे ऑफिस को लग रही थी। थोड़ी देर बाद रॉकी प्रिया को बताता है, मैम राजवीर सर पर जो हमला हुआ था वो नितिन के आदमियों ने ही करवाया था, क्योंकि नितिन और राजवीर सर की लड़ाई हुई थी और इसके बाद उसने जानलेवा हमला करवा दिया। ये सुनते ही प्रिया तुरंत नितिन को सस्पेंड कर देती है और ऑफिस से निकाल देती है। फिर प्रिया रॉकी से कहती है, रॉकी, हम और राजवीर अब दोबारा एक हो रहे हैं, इसलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं। पूरी पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सभी लोगों को इनवाइट करना और पूरी तैयारी अच्छे से संभालना। रॉकी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। उसके बाद प्रिया और राजवीर की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आज भी कई गांव में होती है। जब शहर की लड़की गांव में शादी करके जाती है और वहां पढ़ाई करना चाहती है तो अक्सर ससुराल वाले, सास, ससुर, देवर या ननद उसकी पढ़ाई से चढ़ने लगते हैं। उन्हें जलन होती है कि कहीं वो लड़की उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़की बदतमीज़ नहीं होती। कुछ लड़कियां अपने पति और ससुराल के लिए अपनी नौकरी तक कुर्बान कर देती हैं, जैसे कि ज्योति का केस है। ज्योति एसडीएम थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया, जबकि उसके पति ने ही उसे सरकारी नौकरी दिलवाई थी और एसडीएम बनवाया था। वो खुद चपरासी की नौकरी करता था। कुछ लड़कियां अपने पति को ही छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपने पति और ससुराल के लिए बहुत कुछ बलिदान कर देती हैं। हमें हर लड़की को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। याद रखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी मछलियां गंदी हैं।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल टोटल स्माइल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक कहानी के साथ।